इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। मेन मतलब मुख्य, ये सबसे मेन है, मतलब इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीपीयू के साथ मदरबोर्ड में ही अटैच होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के साथ, वो प्रोसेसर के साथ मदरबोर्ड में ही अटैच होती है, इसलिए भी हम इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप प्राइमरी मेमोरी को चाहे मेन मेमोरी कह लीजिए, चाहे इंटरनल मेमोरी कह लीजिए, ठीक है, दो सब एक ही बात है। तो जो कैश मेमोरी होती है, मैं यहाँ बना देता हूँ कैश मेमोरी, ये रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है, ठीक है। जो कैश मेमोरी होती है, यहाँ पे मैंने बनाया है सीएम। कैश मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर और रैम के बीच में होती है। मतलब कि जो प्रोसेसर होता है उसको कोई डेटा चाहिए होता है, तो वो डेटा पहले वो किस में ढूंढता है? कैश मेमोरी में ढूंढता है। अगर डेटा कैश मेमोरी मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर वो जाता है रैम के पास और बोलता है कि ये डेटा कैश में नहीं है, तुम मुझे बताओ इस इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा क्या है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि प्रोसेसर जो है वो अगर एस रैम यानी कि कैश मेमोरी से बात करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी फास्ट होती है। किससे फास्ट होती है? रैम से फास्ट होती है। इसमें देखिए चिप होती है, ठीक है। ये तो ऊपर का तो ये बॉक्स है बस, ये जो चिप होती है ना, ये होता है एम रोम, ठीक है। एम रोम, मास्क रोम। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो वो फैक्ट्री में जब इस चिप को बनाते हैं उसी टाइम पे लिख देते हैं, इसके बाद इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गेम पहले बहुत चलते थे, अब तो नहीं चलते। तो पहले जब हम लोग वीडियो गेम खेला करते थे तो इसी टाइप की ये गेम कार्ट्रिज आते थे, इसको हम कैसेट बोलते थे। तो उसमें पहले से गेम लोड होते थे और वही गेम बस हम खेल सकते थे। एग्जाम्पल के लिए किताब अलमारी में रखी है, अगर आपकी किताबें कहाँ रखी है? अलमारी में, तो मतलब सेकेंडरी मेमोरी में रखी है, ठीक है। और पढ़ने के लिए किताब आप टेबल पे लेके आ गए, मतलब आपकी जो किताबें हैं आप कहाँ गई? प्राइमरी मेमोरी। मतलब आपकी टेबल में जो किताबें रखी हैं, इसका मतलब है ये हुआ कि वो आप किताबें पढ़ रहे हैं, और जो अलमारी में रखी है वो आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये अच्छी एनोलॉजी है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। हार्ड डिस्क अगर आपको देखना है तो आप ऐसे गूगल में जाकर ऐसे लिख देंगे HDD, ठीक है। तो आप जब सर्च करेंगे, इमेजेस में जाएंगे, तो आपको हार्ड डिस्क की काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो SSD है। तो हार्ड डिस्क और SSD में काफ़ी तुलना होती है ना। काफ़ी लोग आपसे समझना चाहते हैं कि हार्ड डिस्क और SSD में क्या डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे किसी भी इमेज को देख सकते हैं। मैं इस इमेज को क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखो, हार्ड डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जबकि SSD का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होने के कारण दोनों की स्पीड में भी काफ़ी अंतर होता है। हार्ड डिस्क स्लो होती है और SSD क्या होती है? फास्ट होती है। इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स के इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 10 में आज हम मेमोरी के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेमोरी क्या होती है, उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, और प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम क्या होते हैं, और रैम के प्रकार भी हम समझेंगे, SRAM और DRAM के बारे में। उसके अलावा हम रोम के प्रकारों को भी समझेंगे, और इन सब को समझने के बाद हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी बहुत डिटेल में समझेंगे। हम समझेंगे कि HDD, SSD, CD, पेन ड्राइव, ये सब क्या होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और हम सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी वह हिस्सा है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जैसा कि हम समझते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जब हमारे पास होता है तो कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, ठीक है। फिर ऐसा CPU बॉक्स होता है, और कीबोर्ड होता है, और माउस होता है, ठीक है। स्पीकर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास CPU बॉक्स होता है, इस CPU बॉक्स के अंदर होता है हमारा प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर जिसको हम CPU भी कहते हैं। और प्रोसेसर के साथ साथ हमारे इस CPU बॉक्स में होती है क्या? मेमोरी, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी मतलब कंप्यूटर की याददाश्त। कंप्यूटर यहीं पे सारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस
और रिजल्ट्स स्टोर करता है। ठीक है, तो जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर क्या करता है, ये जो प्रोसेसर है ये इसी मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस और डेटा लेता है और प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको वापस इसी मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी होती है, और कंप्यूटर मेमोरी वह हिस्सा है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ठीक है, तो इस मेमोरी में डेटा भी होता है और इंस्ट्रक्शन भी होता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं इसकी चर्चा हम काफ़ी बार कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, तो मैं अब इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, बस आप ये याद रख लो कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें डेटा भी होता है और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर होते हैं। इसे स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेमोरी को आप स्टोरेज भी कह सकते हैं। स्टोरेज मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। यह कंप्यूटर को प्रोग्राम चलाने, डेटा प्रोसेस करने और जानकारी स्टोर करने में मदद करती है। ठीक है, तो मेमोरी की वजह से ही जो सीपीयू होता है वो प्रोग्राम चला पाता है, डेटा को प्रोसेस कर पाता है, और जो मेमोरी होती है वहीं पे डेटा को स्टोर कर सकता है कौन, प्रोसेसर। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर के आदेश से ही सब कुछ होता है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि प्रोसेसर के अंदर सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, उसी के आदेश से सब कुछ होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक एक करके हम दोनों मेमोरीज को डिटेल में समझते हैं, लेकिन इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक मेमोरी को हम प्राइमरी और दूसरे को हम सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे फिर से वो सीपीयू बॉक्स बनाना पड़ेगा जो अभी हमने ऊपर बनाया था। इस सीपीयू बॉक्स में क्या होता है, सीपीयू, ठीक है, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। आप इस बात को याद रखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। ठीक है, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, और जो बाहर जो कैबिनेट होता है वो सीपीयू बॉक्स है, तो है ना, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। मैं बगल में मॉनिटर भी बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये मैंने क्या बना दिया है। ठीक है, कीबोर्ड भी बना देता हूँ, चलिए, और साथ में ये माउस भी बन गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सीपीयू बॉक्स है। सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है सीपीयू। अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सारी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, किसकी प्रोसेसिंग करता है, इंस्ट्रक्शंस और डेटा की प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू को चाहिए क्या, डेटा और इंस्ट्रक्शन। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं मेमोरी में। ठीक है, लेकिन दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी मैंने बनाया है, एम लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सेकेंडरी मेमोरी, और पीएम मतलब प्राइमरी मेमोरी। तो इस मेमोरी को प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं और इस मेमोरी को सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इस मेमोरी को प्राइमरी बोलने का रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा सीपीयू है वो प्रोसेसिंग डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा को प्राइमरी मेमोरी से फेच करता है। ठीक है, डेटा या इंस्ट्रक्शन कुछ भी होगा तो वो प्राइमरी मेमोरी से फेच होगा। मतलब जो सीपीयू है, ठीक है, जो सीपीयू है वो किससे बात करता है, वो प्राइमरी मेमोरी से बात करता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, तो इसीलिए हम इस मेमोरी को प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, मतलब इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, मेन मतलब मुख्य, ये सबसे मेन है, मतलब इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के साथ मदरबोर्ड में ही अटैच होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू के साथ, वो प्रोसेसर के साथ मदरबोर्ड में ही अटैच होती है, इसलिए भी हम इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप प्राइमरी मेमोरी को चाहे मेन मेमोरी कह लीजिए, चाहे इंटरनल मेमोरी कह लीजिए, ठीक है, सब एक ही बात है। ठीक है, इसको हम क्यों बोल रहे हैं प्राइम, क्योंकि ये सीपीयू की खास होती है। ठीक है, ये मेमोरी सीपीयू की खास है। ठीक है, खास समझ रहे हैं ना, इम्पॉर्टेंट, मेन, तो इसलिए ये मेमोरी मेन कहलाती है। इसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो सीपीयू इसे सीधे एक्सेस कर सकता है, इसीलिए इसे हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इसमें वही डेटा और प्रोग्राम रहते हैं जो इस समय उपयोग हो रहे होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डेटा और प्रोग्राम होता है, जो करेंटली अभी उपयोग हो रहे हैं। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन देखिए ये मेरे पास एक ये ब्रेव ब्राउज़र भी है,
और मेरे पास ये क्रोम ब्राउज़र भी है ये, और एज ब्राउज़र भी है। लेकिन फ़िलहाल मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ, ये जो एज ब्राउज़र है इसको मैंने ऑन किया हुआ है, और साथ में ये OBS स्टूडियो है, ठीक है, इसको मैंने ऑन किया है। तो ये दो चीज़ें जो मेरी चल रही हैं करेंटली अभी, ये कहाँ पे हैं, ये प्राइमरी मेमोरी में है। और मेरे कंप्यूटर में ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे MS वर्ड है, MS ऑफिस है ना, MS पावर पॉइंट है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अभी नहीं चल रहे हैं। तो वो सब कहाँ हैं, वो सब सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर में जो चल रहा है करेंटली, जो ओपन है अभी प्रोग्राम, ठीक है, वो कहाँ है, प्राइमरी मेमोरी में। इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि इसमें वही डेटा और प्रोग्राम रहते हैं जो इस समय उपयोग हो रहे होते हैं। यह बहुत तेज़ लेकिन महंगी होती है, तो अगर कोई चीज़ तेज़ है तो वो महंगी तो होगी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी तेज़ होती है और महंगी होती है। यह अस्थिर या वोलाटाइल होती है, यानी बिजली जाते ही डेटा मिट जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा अभी है, ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम मेरा ओपन है, तो ये प्राइमरी मेमोरी में, लेकिन जैसे ही मैं कंप्यूटर बंद करूँगा, ये लाइट चली जाएगी, तो प्राइमरी मेमोरी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसमें बस वही प्रोग्राम रहेगा जो करेंटली चल रहा हो। लाइट गई तो प्रोग्राम ही बंद हो गया, अब प्रोग्राम बंद हो गया तो प्राइमरी मेमोरी में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है, तो आपको बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, या हार्ड डिस्क, ऐसा करके 4-5 ऑप्शन दे देंगे। और तो आपको बताना रहेगा कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है स्पेसिफिकली रैम, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, तो आपको बताना है कि अगर ऑप्शन में प्राइमरी मेमोरी है तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो वहाँ पे रैम होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की होती है, जिसमें जो रोम होता है वो वोलेटाइल नहीं होता, सिर्फ रैम वोलेटाइल होती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की होती है। अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की होती है, ठीक है। पहला रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रोम, ठीक है। तो जिसमें हम जब वोलेटाइल की बात करते हैं ना, तो वोलेटाइल मतलब होता है रैम, ठीक है। रैम जो है वोलेटाइल होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। अभी हमने क्या समझा कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की होती है, पहला रैम और दूसरा रोम, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है तो हम रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर ये पढ़ी है ना, आप ये मान के चलिए हमने सब कुछ रैम के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। तो जब आपसे कोई प्राइमरी मेमोरी बोले तो जनरली वो रैम के बारे में बात कर रहा होगा। अगर स्पेसिफिकली वो बोले नहीं रैम की नहीं रोम की बात कर रहे हैं, तब आप फिर रोम के बारे में बताइए उसे, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं रैम के बारे में। तो रैम वह मेमोरी है जिसमें चल रहे प्रोग्राम और उनका डेटा रहता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा, जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनका डेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रैम वह मेमोरी है जिसमें चल रहे प्रोग्राम और उनका डेटा रहता है, ठीक है। तो इस बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ रैम के लिए सही है ना। हमने बोला ना कि प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डेटा रहेगा, जो अभी करेंटली रन हो रहा है, जो अभी चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो ब्राउज़र मैंने ओपन किया है, ये ब्राउज़र और ये OBS स्टूडियो, तो ये कहाँ पे है, ये प्राइमरी मेमोरी में है। और अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ कि प्राइमरी मेमोरी में कहाँ, तो प्राइमरी मेमोरी में रैम के अंदर, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की होती है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की होती है, रैम और रोम, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी में रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अपने हिसाब से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि यह वोलेटाइल होती है, यानी कंप्यूटर बंद होती है डेटा मिट जाता है, ठीक है। अभी हमने यही बात पढ़ी थी।
तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं, रैम के बारे में, कि रैम में अगर कोई डेटा है तो लाइट जाएगी तो डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है, हम रोम के बारे में बात नहीं कर रहे, रोम एकदम अलग है, वो भी प्राइमरी मेमोरी है लेकिन एकदम उसका जो बिहेवियर है वो रैम से एकदम अपोजिट है। ठीक है, तो रैम जितनी ज़्यादा होगी कंप्यूटर उतना तेज़ और स्मूथ काम करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, ठीक है, तो मतलब आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में कम रैम है, 2 GB रैम है, 1 GB रैम है, तो आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो काम करेगा। अब देखिए रैम के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, अब रैम के प्रकारों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में रैम के प्रकार पूछे जाते हैं और आपको लगता है कि प्राइमरी मेमोरी के प्रकारों को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार अलग है और रैम के प्रकार अलग हैं। तो जब प्राइमरी मेमोरी के प्रकार आप लिखोगे तो रैम और रोम लिखोगे, लेकिन रैम के प्रकार जब आप लिखोगे तो आप बताओगे कि रैम भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम। ठीक है, शुरू में कन्फ्यूज़न हो सकती है, जब आप पहली बार पढ़ोगे तो ये सब बहुत डाउट क्रिएट करता है, लेकिन जब पढ़ते जाते हैं ना तो चीज़ें आसान होती जाती हैं। तो हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम। अब हम रैम के अंदर जा रहे हैं। रैम भी 2 तरह के होते हैं, डी रैम और एस रैम। तो पहले हम डी रैम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम एस रैम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और प्राइमरी मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी कंप्यूटर उतना ही स्मूथ काम करेगा। ठीक है, अब रैम के 2 प्रकार हैं, डी रैम और एस रैम। तो जो डी रैम होती है यह सस्ती और ज़्यादा कैपेसिटी वाली होती है। ठीक है, तो जो डी रैम होती है वो सस्ती होती है। ठीक है, किसकी तुलना में, एस रैम की तुलना में। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए कि डी रैम सस्ती होती है मतलब सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम डी रैम की तुलना कर रहे हैं एस रैम से। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी रैम जो है सस्ती होती है और ज़्यादा कैपेसिटी वाली होती है, तो हमारा मतलब है कि डी रैम एस रैम से सस्ती होती है और एस रैम से ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसमें, डी रैम में। तो अब डी रैम सस्ती क्यों होती है, क्योंकि डी रैम में इसमें डेटा कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स से स्टोर होता है। क्योंकि डी रैम में हम डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, इसलिए क्या होता है, डी रैम सस्ती होती है। जबकि जो एस रैम होती है उसमें अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये आप लोग पढ़ोगे, उसमें आप लोग का एक सब्जेक्ट होगा ट्रिपल ई। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप का एक सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स भी पढ़ोगे, तो उसमें आप फ्लिप फ्लॉप के बारे में, लैचिंग सर्किट के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ये सारे टर्म्स आते जाएंगे और आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। तो हम क्या समझ रहे हैं कि रैम के प्रकार। ठीक है, तो रैम 2 तरह का होता है, एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम। ठीक है, अब जो डी रैम होता है, डी रैम सस्ता होता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सस्ता क्यों होता है, क्योंकि डी रैम में डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होता है और इसे बार बार रिफ़्रेश करना होता है। डेटा को क्या करना होता है, बार बार रिफ़्रेश करना होता है। तो रिफ़्रेशिंग जो प्रोसेस होती है उसके कारण भी ये जो मेमोरी होती है थोड़ा स्लो हो जाती है। जबकि जो एस रैम होता है उसमें हम डेटा को फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं और उसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, रिफ़्रेश करना मतलब होता है कि डेटा को फिर से, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, ठीक है, ये मेमोरी है और यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, तो इस डेटा को रिफ़्रेश करना मतलब कि डेटा को हटाना और फिर से ये डेटा रखना। ठीक है, रिफ़्रेश करना मतलब डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको मेमोरी को सबको फिर से डेटा को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, ये जो डेटा रखा हुआ है हटा कर इसको फिर से स्टोर कर रहे हो, तो इसको हम रिफ़्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में हमें बार बार रिफ़्रेशिंग करनी पड़ती है, जिससे कारण इसकी स्पीड एस रैम से कम होती है। जबकि फ्लिप फ्लॉप में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमें बार बार डेटा को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिफ़्रेश की वजह से ये थोड़ा धीमी होती है और ये जो एस रैम है ये बहुत तेज़ होती है। आधुनिक कंप्यूटर में यही मुख्य रैम के रूप में उपयोग होती है। तो जब हम रैम की बात करते हैं तो हम डी रैम की ही बात करते हैं। तो जो डी रैम है वो रैम के रूप में उपयोग की जाती है। जब हम बोलते हैं कि रैम कितने जीबी की है,
हम बोलते हैं कि 16 GB की रैम है या 8 GB की रैम है, तो हम डी रैम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपकी मेन मेमोरी होती है, जो हमने भी मेन मेमोरी समझी, तो मेन मेमोरी मतलब क्या होता है, डी रैम होता है। तो फिर ये एस रैम क्या है, यह महंगी और कम कैपेसिटी वाली होती है। तो जो एस रैम होती है वो महंगी होती है और कम कैपेसिटी वाली होती है। क्यों? क्योंकि एस रैम में फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए महंगी होती है और कम कैपेसिटी वाली होती है। इसका उपयोग अक्सर कैश मेमोरी में किया जाता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी एक और तरह की मेमोरी है जिसका उपयोग सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने समझा था इस बात को, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। हमने समझा था कि जो सीपीयू बॉक्स होता है, ठीक है, मैं फिर से सीपीयू बॉक्स बना रहा हूँ, ये हमारा सीपीयू बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें होता है हमारा कौन, प्रोसेसर। ठीक है, जिसको हम सीपीयू पे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें एएलयू होता है और साथ में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स क्यों होते हैं, ताकि जो एएलयू है हमारा, उसको जब प्रोसेसिंग करनी हो तो डेटा उसको तुरंत रजिस्टर से मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हमने समझा था कि जो प्रोसेसर होता है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, इस प्रोसेसर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, और अगर इसको बार बार रैम से बात करना पड़ रहा है, बार बार प्राइमरी मेमोरी या रैम से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो इसका कैलकुलेशन जो होगा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर एएलयू को बार बार रैम से बात करना पड़ा तो जो प्रोसेसर है उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रैम जो होता है वो प्रोसेसर की तुलना में काफ़ी स्लो होता है। स्पीड जो होती है रैम की वो प्रोसेसर की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो रैम होता है उससे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, एस रैम की। क्योंकि अभी हमने समझा ना कि जो हम रैम बोल रहे हैं ये स्पेसिफिकली डी रैम है। ठीक है, डायनेमिक रैम है ये। ठीक है, जिसको हम रैम बनाते हैं ये क्या है, डायनेमिक रैम है। लेकिन डायनेमिक रैम से भी फास्ट एक रैम होती है जिसको हम स्टैटिक रैम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैटिक रैम क्या होता है, ये महंगी होती है। ठीक है, तो अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB ये है डायनेमिक रैम है, अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB डायनेमिक रैम है तो मुश्किल से 512 MB या 1 GB बहुत मैक्सिमम आपको क्या मिलेगी, एस रैम मिलेगी। ठीक है, जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो जो कैश मेमोरी होती है, मैं यहाँ बना देता हूँ कैश मेमोरी, ये रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है। ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है, यहाँ पे मैंने बनाया है CM। कैश मेमोरी जो होती है वो प्रोसेसर और रैम के बीच में होती है। मतलब कि जो प्रोसेसर होता है उसको कोई डेटा चाहिए होता है तो वो डेटा पहले वो किस में ढूंढता है, कैश मेमोरी में ढूंढता है। अगर डेटा कैश मेमोरी मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर वो जाता है रैम के पास और बोलता है कि ये डेटा कैश में नहीं है, तुम मुझे बताओ इस इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा क्या है। ठीक है ना, तो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो अगर एस रैम यानी कि कैश मेमोरी से बात करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी फास्ट होती है। किससे फास्ट होती है, रैम से फास्ट होती है। तो इनके स्पीड को मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है प्रोसेसर की। ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब प्रोसेसर के बाद स्पीड होती है किसकी, कैश मेमोरी की। ठीक है, कैश मेमोरी की स्पीड प्रोसेसर से कम होती है। ठीक है, और उसके बाद जो रैम होता है उसकी स्पीड किससे कम होती है, उसकी स्पीड कैश से कम होती है। उसके बाद में आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड सबसे कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो प्रोसेसर की स्पीड बहुत अगर फास्ट है तो वो किससे बात करना चाहेगा, वो एक ऐसी मेमोरी से बात करना चाहेगा जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम 3 मेमोरी की बात कर रहे हैं, कैश मेमोरी, रैम और सेकेंडरी मेमोरी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, कैश मेमोरी की। तो प्रोसेसर को क्या पसंद आएगा, प्रोसेसर को पसंद आएगा कि मैं कैश मेमोरी से कम्युनिकेट करूँ। ठीक है, और कैश मेमोरी में अगर डेटा उसको नहीं मिला तो फिर उसको मजबूरी में रैम से बात करना रहेगा। ठीक है, और रैम में भी वो डेटा नहीं मिला तो फिर प्रोसेसर को बहुत मजबूरी में सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लाना पड़ेगा, कहाँ पे, रैम में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हायरार्की होती है और इसीलिए जो कैश मेमोरी होती है बहुत फास्ट होती है और महंगी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए एस रैम और डी रैम में अंतर लिखा हुआ है। जो एस रैम होता है वो तेज़ होती है और महंगी होती है,
ठीक है, और जो डी रैम होता है वो धीमी होती है और सस्ती होती है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी समझा। डी रैम का उपयोग होता है रैम मेन मेमोरी बनाने में रैम के लिए, और जो एस रैम होता है वो उसका उपयोग किया जाता है कैश मेमोरी बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि कैश मेमोरी महंगी होती है और जो रैम है वो सस्ती होती है, ठीक है, कैश मेमोरी के कंपैरिजन में। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एस रैम में रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है और डी रैम में रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो रैम होती है उसमें रिफ्रेशिंग हमें चाहिए। और एस रैम कैश मेमोरी में उपयोग होती है, जबकि डी रैम मेन मेमोरी में उपयोग होती है। अभी हमने इस बात को बहुत डिटेल में समझा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया किसके बारे में, रैम के बारे में अब हमने समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। अब हम इस बात को समझते हैं। तो रोम वह मेमोरी है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसमें केवल पढ़ा जा सकता है, मतलब जिससे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन नाम से भी समझ में आ रहा है। रीड ओनली मेमोरी मतलब इससे हम बस रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते। यह नॉन वोलेटाइल होती है, यानी बिजली बंद होने पर डेटा सुरक्षित रहता है। तो जो रोम होता है इसका जो डेटा है वो लाइट जाने पर नहीं गायब होता, डेटा रहता है, ठीक है, चाहे कंप्यूटर बंद रहे चाहे कंप्यूटर चालू रहे। इसमें बूटिंग से जुड़े ज़रूरी निर्देश स्टोर रहते हैं। तो रोम का काम क्या होता है, जैसे कि हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में समझा था कि कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, इस सीरीज़ के पिछले वीडियो मतलब वीडियो नंबर 8 में हमने समझा था। तो उसमें हमने बहुत डिटेल में जाना था कि रोम क्या होता है। रोम में वो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को बूट करने में या कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने समझा कि जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो रैम में होते हैं, ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर बंद है तो रैम खाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सेकेंडरी मेमोरी से जो कि जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सेकेंडरी मेमोरी में, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें रैम में लोड कराना होता है ना। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, रीड ओनली मेमोरी की, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो निर्देश लिखे होते हैं जिन निर्देशों की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। इसमें बूटिंग से जुड़ी ज़रूरी निर्देश स्टोर होते हैं। रोम में रखा डेटा सामान्य उपयोगकर्ता बदल नहीं सकता, ठीक है। तो रोम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसे हम नॉर्मल यूज़र बदल नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है कि किस तरीके से बूटिंग प्रोसेस होती है, तो आप इस वीडियो सीरीज़ का जो पिछला वीडियो है, वीडियो नंबर 8 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे आप कोर्सेस में जाएंगे, तो कोर्सेस में नहीं, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसी में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से रोम की सहायता से हमारा कंप्यूटर बूट होता है या स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रोम के प्रकारों को, है ना। तो रोम के प्रकार अब हम देखते हैं। तो रोम के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है एम रोम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मास्क रोम, ठीक है। ये सबसे बेसिक और सबसे पुराना रोम है, ठीक है। उसके बाद एडवांसमेंट होते गए और रोम के प्रकार और बढ़ते गए। तो एम रोम की अगर हम चर्चा करें तो एम रोम क्या होता है, इसको फुल फॉर्म होता है मास्क रोम, ठीक है, याद रखिएगा। फैक्ट्री में ही प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, मतलब फैक्ट्री में जब इस रोम को बनाया जाता है तो उसी टाइम पे जब फैक्ट्री में ये रोम बन रही है उसी टाइम पे ही जो इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे जाने हैं उसी टाइम पे सब इंस्ट्रक्शन इसमें लिख दिए जाते हैं। यूज़र कुछ भी नहीं लिख सकता, यूज़र इसमें चाह के भी कुछ नहीं बदल सकता, बाद में बदलना नामुमकिन है। मतलब फैक्ट्री में जब ये रोम बन रही है उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन लिख दिए गए उसके बाद अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहो तो वो असंभव है, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में एक जैसे प्रोग्राम स्टोर करने
के लिए सस्ता। तो अगर आपको बहुत सारे रोम बनाने हैं और उनमें एक ही टाइप के प्रोग्राम स्टोर करने हैं तो ये एम रोम का आप उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो पुराने गेम कार्ट्रिज होते थे उसमें इस रोम का उपयोग होता था। आप में से ज़्यादातर लोगों ने पुराने गेम के जो कार्ट्रिज होते हैं उनको नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम गूगल में सर्च करेंगे गेम कार्ट्रिज, ठीक है, तो ये हमें दिख जाएगा सजेशन में, हम इमेजेस में जाके देख सकते हैं। अगर आपने पुराने ज़मानों के वीडियो गेम को खेला होगा तो आपने इस तरीके की पुराने वीडियो गेम की कैसेट देखी होंगी, ठीक है, अगर आपने खेला होगा तो कोई अगर सही इमेज दिखे, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये गेम कार्ट्रिज होता था और इसमें अंदर ये चिप लगी होती थी। इसी चिप में सारे गेम्स जो होते थे, है ना, वो स्टोर किए जाते थे। और ये गेम कब स्टोर होते थे, जब फैक्ट्री में ये चिप बनती थी, ठीक है। इसको चिप भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। गेम कार्ट्रिज तो हमने देख लिया, ये ऊपर का बॉक्स है, ठीक है, इसकी चिप हम देख सकते हैं। यहाँ मैं लिख दूंगा चिप, तो हमें चिप दिख जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कोई अच्छा डायग्राम, ये देखिए ये देखिए ये वाला डायग्राम, इसमें देखिए चिप होती है, ठीक है। ये तो ऊपर का तो ये बॉक्स है बस, ये जो चिप होती है ना, ये होता है एम रोम, ठीक है, एम रोम, मास्क रोम। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो वो फैक्ट्री में जब इस चिप को बनाते हैं उसी टाइम पे लिख देते हैं, इसके बाद इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गेम पहले बहुत चलते थे, अब तो नहीं चलते। तो पहले जब हम लोग वीडियो गेम खेला करते थे तो इसी टाइप की ये गेम कार्ट्रिज आते थे, इसको हम कैसेट बोलते थे। तो उसमें पहले से गेम लोड होते थे और वही गेम बस हम खेल सकते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से एम रोम का उपयोग किया जाता है कैलकुलेटर्स में, और डिजिटल जो वॉचेस होती हैं उसमें भी एम रोम का उपयोग किया जाता है। मतलब रेडीमेड चिप में हम एम रोम का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रोम है वो है पी रोम, ठीक है। आप देखिए पी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब कि इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें चिप खाली मिलती है। ये जो पी रोम होता है इसमें जो चिप होती है, जो मैंने चिप आपको दिखाई थी, ये चिप खाली मिलती है। मतलब फैक्ट्री में चिप बन गई है, अब वो चिप खाली है, अब आपको दे दिया गया है, अब आप उसमें जो चाहें वो एक बार लिख सकते हैं। इसमें यूज़र कंपनी एक बार खुद प्रोग्राम करती है। तो यूज़र या तो कंपनी जिसको ये चिप मिली, उस चिप में एक बार प्रोग्राम लिखा जा सकता है, उसके बाद बदला नहीं जा सकता। आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, अब उसके बाद हम प्रोग्राम नहीं बदल सकते। जब अलग अलग मशीनों में अलग अलग प्रोग्राम स्टोर करना हो तब हम इस चिप का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब अलग अलग मशीन, मतलब हमने बहुत सारी चिप इकट्ठा मंगा ली, अब अलग अलग मशीनों में हमें अलग अलग काम कराना है, अलग अलग मशीनों से, तब हम इस तरीके की चिप का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल बोर्ड में, एग्जांपल के लिए, जैसे एम्बेडेड सिस्टम आप अभी नहीं समझ रहे होंगे। एम्बेडेड सिस्टम आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन में बनाने की कोशिश करता हूँ। वॉशिंग मशीन ऐसा कुछ मान लीजिए, ठीक है, और ऊपर में ऐसे करके ऐसा पैनल होता है, ठीक है। मैं ऐसा बनाया तो बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा पैनल होता है, बटन वटन होती है घुमाने के लिए, ठीक है, ऐसे करके, है ना, और ऐसा बटन होती है। तो देखिए जब हमने वॉशिंग मशीन का बटन प्रेस किया, ठीक है, या टाइमर सेट किया, तो वॉशिंग मशीन का जो हार्डवेयर है, जो अंदर ये जो ऐसा पंखी लगी है जो घूमती है, इसको कैसे पता कि कब घूमना है कब रुकना है, क्योंकि ये जो इसका बोर्ड होता है ना, जो वॉशिंग मशीन का जो बोर्ड होता है इसमें प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। इसी बोर्ड को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम मतलब कि एक ऐसा हार्डवेयर जिसमें प्रोग्रामिंग करके उस मशीन में सेट कर दिया गया हो। और एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे वॉशिंग मशीन में हम एम्बेडेड सिस्टम का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से माइक्रोवेव अवन जो होता है खाना गर्म करने के लिए, ठीक है, उसमें भी ऐसे साइड में बटन होती है, इसमें भी हम एम्बेडेड सिस्टम का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें भी एक कंट्रोल बोर्ड होता है, इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग मतलब कि ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा, इस बटन से क्या होगा, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ये प्रोग्रामिंग कौन करता है, ये प्रोग्रामिंग इस जो मशीन है उसका मैन्युफैक्चरर करता है। जैसे वॉशिंग मशीन कोई कंपनी बना रही है तो वो कंपनी क्या करेगी, जो ऐसा पी रोम है उस पी रोम को कंपनी से ख़रीद लेगी, जो भी कंपनी पी रोम बनाती होगी। अब पी रोम लेके आए, उसको
और उसको क्या किए, हार्डवेयर के साथ में अटैच किए और प्रोग्राम कर दिए। मतलब पहले प्रोग्राम करेंगे फिर हार्डवेयर से अटैच करेंगे। प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, प्रोग्राम में लिखेंगे इस बटन को दबाने से क्या होगा, इस बटन को दबाने से क्या होगा, ये सारे ऐसा कोड लिख देते हैं, ठीक है। उसको अटैच कर देते हैं मशीन के साथ में, ठीक है। उसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है जो सिग्नल लाइट होती है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल आप देखते हो ना, ट्रैफिक सिग्नल, इसमें भी तो एम्बेडेड सिस्टम का उपयोग होता है। क्यों, कैसे होता है, क्योंकि देखो इसमें प्रोग्रामिंग होती है ना कि 30 सेकंड ये लाइट जलेगी, फिर 1 मिनट ये लाइट जलेगी, फिर 2 सेकंड ये लाइट जलेगी। इसमें भी प्रोग्रामिंग होती है जो लगातार चलती रहती है। तो ये सब में क्या उपयोग होता है, ये सब में पीरोम का उपयोग किया जाता है। अब और कहाँ उपयोग होता है, पुराने जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं जैसे राउटर्स हैं, है ना, स्विच हैं, उनमें ये पीरोम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने होते हैं, आपने घरों में देखे होंगे, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं कि बटन दबाने में कुछ म्यूज़िक निकालते हैं, तो उन खिलौनों में भी ये पीरोम का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ पीरोम का, कि एक बार लिखो और हमेशा के लिए लॉक करो, ठीक है। आप फैक्ट्री से लेके आओ पीरोम, एक बार प्रोग्राम करो और हमेशा के लिए अब वो आपका चिप जो है उसी काम को हमेशा करेगा, ठीक है। उसके बाद में अगले तरह की जो रोम होती है उसको हम बोलते हैं ई पी रोम। ई पी रोम मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। मतलब इसमें जो प्रोग्राम आप करोगे उसको इरेज भी कर सकते हो, फिर से दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्रोग्राम लिखा जा सकता है, खास यूवी लाइट से मिटाया जा सकता है। तो इसमें जो आपने प्रोग्राम लिखा उसको मिटाने के लिए खास यूवी लाइट का उपयोग किया जाता है। तो यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। यूवी मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट से मिटा सकते हो जो आपने प्रोग्राम लिखा है, फिर से नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। बार बार टेस्ट और डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं, आप सीख रहे हैं सर्किट में प्रोग्रामिंग करना, तो इस तरह की सर्किट आपके काम आएगी। आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम आपने टेस्ट किया, आपको लगा प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, तो आपने यूवी लाइट की मदद से उस प्रोग्राम को मिटाया और फिर से आपने नया प्रोग्राम लिखा, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि टेस्टिंग और डेवलपमेंट सिस्टम के लिए ये जो रोम है उपयोग की जाती है, और पुराने मदरबोर्ड बायोस में इसी का उपयोग किया जाता था, ठीक है। मतलब क्या है कि मिटाओ और फिर से लिखो, ठीक है। लेकिन आसान नहीं है क्योंकि यूवी लाइट का उपयोग होता था प्रोग्राम्स को मिटाने के लिए। उसके बाद और एडवांसमेंट आया और हमारे पास आई EEPROM, ठीक है। अब EE का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है। P का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल। R का मतलब क्या है, रीड। O का मतलब क्या है, ओनली। M का मतलब क्या है, मेमोरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, EEPROM। इसमें प्रोग्राम बिजली से मिटाया और बदला जा सकता था, तो और इजी हो गया। आपने एक रोम लेके आया और उसमें आपने प्रोग्राम लिखा, आपको पसंद नहीं आया तो आप लाइट की मदद से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप उस प्रोग्राम को मिटा सकते हो। चिप निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने एक बार चिप सेट कर दिया, अब आप कुछ भी सिमुलेटर का कोई भी टूल का यूज़ करके आप प्रोग्राम लिख सकते हो और मिटा सकते हो। छोटे छोटे डेटा अपडेट करने के लिए बढ़िया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो बायोस और UEFI सेटिंग्स होती हैं वो इसी रोम में लिखी जाती हैं। माइक्रो कंट्रोलर आपको कॉन्फ़िगर करना हो तो भी आप EEPROM का यूज़ करोगे, और प्रिंटर और राउटर में भी अब इसी रोम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब आसानी से अपडेट होने वाली रोम, ठीक है। तो ये रोम क्या है, आसानी से अपडेट हो जाती है, इसलिए इसका उपयोग अब बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद जो रोम का एक और प्रकार है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, ठीक है। जो आपकी पेन ड्राइव्स होती है ना, पेन ड्राइव आपने देखी होगी, तो पेन ड्राइव की जो चिप होती है ना, पेन ड्राइव आपने देखी होगी। पेन ड्राइव तो ऐसे होती है ना, ये पेन ड्राइव है, ठीक है, और यहाँ होता है ऐसे, यहाँ पे आपका, नहीं अभी सही तो नहीं बना, कैसे बनाऊँ मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हमने तो ये देख लिया, ठीक है। मैं पेन ड्राइव में दिखाता हूँ कि ये फ्लैश मेमोरी है ना कहाँ पे होती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव। तो मैंने सर्च किया और इमेजेस में जाऊँगा मैं, तो अब देखिए पहले तो हमें इमेजेस में पेन ड्राइव दिखेंगी, ठीक है, लेकिन हमें पेन ड्राइव तो ये है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पेन ड्राइव, ठीक है। बाहर जो आप देख रहे हैं, जो हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, इसको तो बस कनेक्टर बोलते हैं। चिप इसके अंदर होती है ना, जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या,
फ्लैश मेमोरी ये इस पेन ड्राइव के अंदर होती है। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, इन पेन ड्राइव, ठीक है, फ्लैश मेमोरी इन पेन ड्राइव। तो अब जो मुझे इमेज मिलेगी वो फ्लैश मेमोरी की मिलेगी, ठीक है। ये सर्च हो जाए, ये देखिए, ठीक है। ये अब यहाँ पे इमेज में, ठीक है, जैसे कि इसी इमेज में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पेन ड्राइव होती है ना, ये पेन ड्राइव के अंदर ये जो सर्किट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, ठीक है। इस हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो पेन ड्राइव में डेटा तो स्टोर करते हैं, लेकिन पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करने के लिए जो अंदर मेमोरी उपयोग होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, ठीक है ना। तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये बात थोड़ा, है ना, समझनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम ऐसा सोचते नहीं हैं, ठीक है, कि पेन ड्राइव के अंदर जो मेमोरी है वो फ्लैश मेमोरी है। देखो यहाँ पे भी एक हमें इमेज मिली है जो बता रहा है कि ये क्या है, ये फ्लैश मेमोरी है। कहाँ पे है, ये जो कनेक्टर लगा है, कनेक्टर के पीछे, है ना, ये जो मेमोरी है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो ये हो गया फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या है, ये EEPROM का ही फास्ट और बड़ा रूप है, ठीक है। जो हमने EEPROM पढ़ा है इसी का फास्ट और क्या है, बड़ा रूप है। और बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है कौन, फ्लैश मेमोरी। बार बार जल्दी अपडेट हो सकती है, हम इसे तुरंत अपडेट कर सकते हैं। आजकल की मेन स्टोरेज यही है, ठीक है, आजकल की मेन स्टोरेज यही है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग रिलेट कर पाएंगे। पेन ड्राइव में उपयोग होता है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद जो मेमोरी कार्ड होता है ना, आपका मेमोरी कार्ड, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल्स में लगा होता है, उसमें भी इस मेमोरी का उपयोग होता है। उसके अलावा आपने सुना होगा SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें भी इसी का उपयोग होता है, किसका, फ्लैश मेमोरी का। उसके बाद सबसे बड़ा एग्जांपल स्मार्टफोन में, ठीक है। स्मार्टफोन में जब आप लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप लोग अपने दुकान वाले से, जिससे भी खरीद रहे हैं, उससे आप पूछ सकते हैं कि इस मोबाइल में कितनी रैम है और कितनी रोम है, ठीक है, कितनी रैम है और कितनी रोम है। तो रैम मतलब आपको बताएगा कि वो 8 GB रैम है या 4 GB रैम है, ऐसा आपको बताएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा रैम उतना ही आपका तेज ये मोबाइल काम करेगा। और रोम मतलब क्या होता है, रोम मतलब होता है आपका इंटरनल स्टोरेज, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। आप अपने मोबाइल का स्टोरेज देखते हैं ना, तो वो इंटरनल स्टोरेज क्या है, रोम है, ठीक है। यही रोम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन में भी इसी फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ये जो रोम आप बोलते हो, जिसमें आपका पूरा फ़ोटोज़ वगैरह सब स्टोर होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है मोबाइल में, वो सब रोम में ही होता है, ठीक है। और स्पेसिफिक हम हो जाए तो फ्लैश मेमोरी उसको कहते हैं, और स्पेसिफिक हो जाए तो EEPROM है, ठीक है। क्योंकि आपके मोबाइल में जो भी डेटा स्टोर है आप उसे इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके आप इरेज कर सकते हो, क्योंकि आपका मोबाइल चार्ज है ना, आपका मोबाइल चार्ज है, तो आपका मोबाइल चार्ज होने की वजह से तो आप यूज़ कर रहे हो, तो उस चार्ज मोबाइल में आपके रोम में जो डेटा है आप उसको इरेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हो तो, है ना, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि मॉडर्न, फास्ट और बड़ी स्टोरेज मेमोरी होती है कौन, ये हमारी कौन, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। अगर हम समझे तो एम रोम मतलब फैक्ट्री में ही प्रोग्राम हो जाता है, पी रोम मतलब कि यूज़र प्रोग्राम कर सकता है, ई पी रोम मतलब कि प्रोग्राम को यूवी रेस से, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेस से डिलीट किया जा सकता है, ई पी आर ओ मतलब इलेक्ट्रिसिटी से इरेज किया जा सकता है, और फ्लैश मतलब कि जो फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए रैम और रोम में अंतर लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप इस अंतर को ज़रूर याद कर लीजिएगा। नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, उस नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा। अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, फिर से मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। रैम और रोम में अंतर, सबसे पहले कार्य की बात करें तो अस्थायी डेटा स्टोर करता है रैम, और स्थायी डेटा स्टोर करता है कौन, रोम। तो रैम में हम पढ़ लिख दोनों सकते हैं, रोम में केवल पढ़ सकते हैं।
प्रकृति वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, तेज होता है, रैम से धीमा होता है, चल रहे प्रोग्राम और डेटा रैम में स्टोर होते हैं, जबकि बायोस और बूटिंग इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में स्टोर होते हैं। रैम के जो उदाहरण है वो है DDR3, DDR4। ये जब आप अपने कंप्यूटर में कभी रैम लगवाएंगे ना तो आपसे पूछेगा कि आप DDR3 लगवाना चाहते हैं, DDR4 लगवाना चाहते हैं, तो आप बोलना DDR4 लगवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट होती है, थोड़ा महंगी होती है लेकिन फास्ट होती है। रोम का अगर आप उदाहरण किसी को बताएं तो बताएं कि PROM, EPROM और EEPROM। ठीक है, जो रैम होता है महंगी होती है, रोम जो होती है सस्ती होती है, किसकी तुलना में? रैम की तुलना में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब हम जल्दी से सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी को आप क्या क्या कह सकते हैं? एक तो एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं और दूसरा ऑक्सिलरी मेमोरी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मदरबोर्ड के बाहर होती है। ठीक है, CPU से काफ़ी दूर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, इसके बिना भी काम चल सकता है। ठीक है, अगर आप पेन ड्राइव का उपयोग कर लो, ठीक है, अगर आप पेन ड्राइव का उपयोग कर लो तो पेन ड्राइव से भी आप कंप्यूटर बूट करा सकते हो और आपके बेसिक काम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग होती है। इसमें स्टोर किया गया डेटा बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। मतलब अगर आपने सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा स्टोर किया है तो वो हमेशा आपके कंप्यूटर में रहेगा, चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे। यह प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है बिल्कुल, लेकिन यह ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा क्षमता वाली होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी सस्ती भी होती है और ज़्यादा कैपेसिटी होती है, मतलब ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। इसका उपयोग लंबे समय तक डेटा सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित रखना है तो आप किसका उपयोग करोगे? सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करोगे। इसमें हम ये सब स्टोर करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या क्या स्टोर करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, जैसे विंडोज़। मैं फ़िलहाल विंडोज़ उपयोग कर रहा हूँ। लिनक्स अगर आपके कंप्यूटर में है तो भी कहाँ स्टोर होगा? वो भी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा। उसके अलावा सारे सॉफ्टवेयर जो आपके हैं, जैसे MS वर्ड, ब्राउज़र, गेम्स, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। सारी फाइल्स, फ़ोटोज़, वीडियो, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। जब कंप्यूटर चालू होता है तो ज़रूरी डेटा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लाया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर चालू होता है तो कुछ डेटा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आता है। कौन सा डेटा आता है? ज़रूरी डेटा। ठीक है, और फिर CPU उसे प्रोसेस करता है। तो अगर CPU को डेटा की प्रोसेसिंग करनी है तो CPU पहले डेटा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लेके आएगा और फिर रैम से जो CPU होगा वो डेटा लेकर प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में आसान सा फ़र्क है कि प्राइमरी मेमोरी अभी काम करने वाले डेटा को हम प्राइमरी मेमोरी रखते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में लंबे समय के लिए रखा गया डेटा को हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किताब अलमारी में रखी है, अगर आपकी किताबें कहाँ रखी है? अलमारी में, तो मतलब सेकेंडरी मेमोरी में रखी है। ठीक है, और पढ़ने के लिए किताब आप टेबल पे लेके आ गए, मतलब आपकी जो किताबें हैं आप कहाँ गई? प्राइमरी मेमोरी। मतलब आपकी टेबल में जो किताबें रखी हैं, इसका मतलब है ये हुआ कि वो आप किताबें पढ़ रहे हैं, और जो अलमारी में रखी है वो आप अभी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये अच्छी एनालॉजी है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए, है ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इस एग्जांपल से आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के मुख्य प्रकार और उदाहरण। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी का जो उदाहरण है वो है हार्ड डिस्क। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में HDD कहते हैं और फुल फॉर्म इसका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें विंडोज़ सॉफ्टवेयर और आपकी फाइल सेव रहती हैं। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यह सस्ती होती है लेकिन थोड़ा धीमी होती है। ठीक है, उपयोग क्या होता है? डेस्कटॉप, लैपटॉप में मूवी सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क अगर आपको देखना है तो आप ऐसे गूगल में जाकर ऐसे लिख देंगे HDD। ठीक है, तो आप जब सर्च करेंगे, इमेजेस में जाएंगे तो आपको हार्ड डिस्क की काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो SSD है। तो हार्ड डिस्क और SSD में काफ़ी तुलना होती है ना। काफ़ी लोग आपसे समझना चाहते हैं कि हार्ड डिस्क और SSD में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे किसी भी इमेज को देख सकते हैं।
मैं इस इमेज को क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखो हार्ड डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जबकि एसएसडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होने के कारण दोनों की स्पीड में भी काफ़ी अंतर होता है। हार्ड डिस्क स्लो होती है और एसएसडी क्या होती है, फास्ट होती है। तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं। तो हार्ड डिस्क के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद में सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी के बारे में समझ लेते हैं। तो यह भी हार्ड डिस्क की तरह ही स्टोरेज डिवाइस होती है, लेकिन इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है घूमने वाला पार्ट नहीं होता, क्योंकि इस इमेज में देखिए, इस इमेज में कि यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है ना, इसमें ये जो ऐसा रोटेटिंग डिस्क लगा हुआ है ये घूमता है। इसी के घूमने से डेटा रीड और राइट होता है। लेकिन जो एसएसडी होती है इसमें कोई घूमने वाला कंपोनेंट नहीं है, इसमें चिप्स लगी हुई हैं, इन्हीं में डेटा स्टोर किया जाता है। इसलिए इसकी स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि इसमें किसी को घूमना नहीं है ना। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि लेकिन इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए इसकी स्पीड, इसलिए यह बहुत तेज़ काम करता है। कंप्यूटर जल्दी ऑन होता है और प्रोग्राम जल्दी खुल जाते हैं अगर आप एसएसडी का उपयोग कर रहे हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एसएसडी जो होती है वो महंगी होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की तुलना में एसएसडी काफ़ी महंगी होती है। लेकिन मॉडर्न लैपटॉप और पीसी में फास्ट परफॉर्मेंस के लिए एसएसडी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो है फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव हम सब जानते हैं, यह एक छोटी और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें यूएसबी पोर्ट, इसे यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। यूएसबी पोर्ट मतलब कंप्यूटर में जहाँ पे आप लगाते हो पेन ड्राइव को, उसको हम क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। इसका उपयोग फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए और बैकअप रखने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पेन ड्राइव 8 GB की, 16 GB की, 32, 64 GB कितनी की भी हो सकती है। उसके बाद में ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे जो डिस्क है उसका आपने नाम सुना होगा। इसमें डेटा डिस्क में स्टोर होता है, जैसे कि सीडी, डीवीडी हम सब ने देखी है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क जो होती है वो उसकी कैपेसिटी इनसे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें आप हाई क्वालिटी की मूवीज़ स्टोर कर सकते हो। जो सीडी होती है वो जनरली 700 MB की होती है, डीवीडी 4 से 5 GB की होती है, और जो ब्लू रे डिस्क होती है वो 25 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। इसलिए ये तीनों बातें यहाँ पे एक साथ लिखी गई है। उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव उस डिस्क को पढ़ने और लिखने का काम करता है। ठीक है, तो इन ड्राइव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव कहते हैं। पहले समय में मूवी, सॉफ्टवेयर और सॉन्ग्स इसी में रखे जाते थे। आजकल इसका उपयोग कम हो गया क्योंकि पेन ड्राइव और इंटरनेट आ गए हैं। ठीक है ना, तो ये सब तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। यहाँ बस आंसर लिखा है, आप एग्ज़ाम के लिए इन आंसर को याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में आंसर्स आप बढ़िया लिखिएगा। ठीक है, शॉर्ट में कहें तो सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी है जो कंप्यूटर में डेटा, सॉफ्टवेयर और फाइल्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उपयोग होती है। तो अगर लंबे समय तक आपको डेटा, सॉफ्टवेयर या फाइल्स को स्टोर करना है तब आप क्या यूज़ करोगे, तब आप सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम और रोम सीपीयू के साथ सीधे काम करती हैं। सेकेंडरी मेमोरी लंबे समय तक डेटा को सुरक्षित रखती है। रैम स्पीड बढ़ाती है, रोम कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती है। दोनों मिलकर कंप्यूटर को तेज़, सुरक्षित और उपयोगी बनाते हैं। दोनों मतलब कौन कौन, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, दोनों के यूज़ से ही हमारा कंप्यूटर तेज़, सुरक्षित और उपयोगी बनता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स से आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा और मेरे YouTube चैनल पर, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पे मैं ये सारे नोट्स को अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो जब मेरे आप YouTube चैनल पर पहुँच जाओगे तो यहाँ पे मोर नाम की बटन दिखेगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे गूगल ड्राइव में, जहां पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स रखी हुई हैं। यहां पे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स की नोट्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जब ये फोल्डर ओपन होगा तो यहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में यूनिट वाइज नोट्स को देखने का और डाउनलोड करने का लिंक है। ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये वो पीडीएफ है। ठीक है, इस पीडीएफ को जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको यूनिट वाइज नोट्स दिख जाएंगी। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस लिंक में, ठीक है, तो यूनिट वाइज नोट्स ओपन हो जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज नोट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं अभी यूनिट 1 पे ही काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारी यूनिट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ में नोट्स में ही मैंने वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया है, ताकि अगर आपको पढ़ते पढ़ते कोई डाउट हो तो आप वीडियो में जाकर अपने डाउट को क्लियर कर सको। ठीक है, तो ये नोट्स हो गई है ना, ये फोल्डर हो गया और ये मेरे चैनल का लिंक हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।